तेलंगाना में भी बीजेपी के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इस खेल में सबसे बड़ी नुकसान एमआईएम की हुई है, ओवैसी साहब की हुई है। अरे मेरे नाम पर, मजलिस के नाम पर तुमको इज्जत मिली और कांग्रेस ने तुमको खरीद लिया। बड़बोले ओवैसी अपने ही घर में मात खा गए। कांग्रेस के करारे पंच से तेलंगाना में केसीआर हैट्रिक नहीं लगा पाए और कांग्रेस ने बीआरएस से सत्ता छीन ली और ओवैसी से उनका मुस्लिम वोट बैंक। यहां तक कि बीजेपी ने भी बड़ा उलटफेर करते हुए नंबर गेम में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पीछे छोड़ दिया। मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। देखिए, लोग थक गए बीआरएस से, और ये भाजपा बीआरएस एक ही है, ये तो सबको समझ में आ गया। एमआईएम का क्या खतरनाक रोल खेला उन्होंने, वो भी समझ में आ गया। मुझे लगता है इस खेल में सबसे बड़ी नुकसान एमआईएम की हुई है, ओवैसी साहब की हुई है, क्योंकि ये जो गलत कदम उठाए नेशनल लेवल पे, उसकी असलियत और सच सबने पहचान लिया। देश के मुसलमानों का रहनुमा बनने चले ओवैसी तेलंगाना में अपना किला नहीं बचा पाए। कौम ने भड़काऊ भाईजान को ठुकरा दिया। मुसलमानों ने साफ कर दिया कि ओवैसी का भड़काऊ एजेंडा नहीं चलेगा। ओवरऑल मुस्लिम्स की अगर बात करें तो कांग्रेस को चुनने के पीछे क्या वजह है? कांग्रेस हमेशा अच्छा काम कर रही है, इसीलिए हम कांग्रेस को वोट दिए और फिर साल भी कांग्रेस को देंगे, हमेशा कांग्रेस को देते रहेंगे। हाँ। क्या अब जो है, पहले एक वक्त था जब ऐसा लगता था कि माइनॉरिटीज जो है वो भाषण को लेकर वोट करते हैं। क्या इस बार भाषण से ज्यादा जो है आप लोगों ने डेवलपमेंट को भाषण नहीं मैडम, काम को देखना है। हाँ। काम कौन कर रही है? अभी सरकार काम यहाँ कांग्रेस कर रही है, इसलिए कांग्रेस को दिए वोट। मुसलमान जो है वो इतने दिन जो भाषणबाजी होती थी, अब उससे ऊपर उठकर उन्हें भी अब डेवलपमेंट चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल डेवलपमेंट चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए डेवलपमेंट। असल कांग्रेस तो डेवलपमेंट के खातिर ही आगे बढ़ रही है, इसलिए पब्लिक भी उनको सपोर्ट कर रही है। जनता अब ये जान चुकी है कि जो भड़काऊ भाषण होते हैं उससे ज्यादा जनता को जो है, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को अब डेवलपमेंट चाहिए। जी जी जी, क्योंकि ये डेवलपमेंट चाहिए, इसीलिए जो है ना ये बदलाव आया है। तो मतलब ये क्या एक संकेत है मुसलमानों का कि अब हम भाषणों में नहीं पड़ेंगे? और जी हाँ, ये भाषणों में नहीं होंगे और जो काम होने वाला है, आगे जो होने वाला है, उसके लिए वो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं अभी। इसी का ये नतीजा है। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चीखते रहे। मजलिस की चुनावी पतंग को उड़ाने के लिए मुसलमानों को कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आरएसएस का डर दिखाते रहे। हर रैली, हर मंच से आग उगलते रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे। इस मुल्क में गुनाहगार तो हम ही हैं। जिसके चेहरे पे टोपी और दाढ़ी है वही गुनाहगार है, वही गुनाहगार है। हमारा वजूद खतरे में आना, मेरी बेटी का हिजाब खतरा बनता है, हलाल गोश्त की दुकान खतरा बनता है। कुछ नहीं बोलेंगे। आज कुर्ता पैजामे पे आ गए, कल हमारे बुर्खे को निशाना बनाएंगे, कल हमारे हिजाब को निशाना बनाएंगे, कल हमारे घरों को निशाना बनाएंगे। क्योंकि नफरत इसी से शुरू होती है और खत्म नहीं होती है। लेकिन बड़बोले भाईजान का मुसलमानों को भड़काना बेकार गया। मुसलमानों ने उनकी नफरती राजनीति पर कौमा या ब्रेक नहीं बल्कि फुल स्टॉप लगाकर शॉक दे दिया और तेलंगाना के मुस्लिम वोट बैंक का फिक्स डिपॉजिट कांग्रेस के नाम कर दिया। तेलंगाना में कांग्रेस जश्न में डूबी है। चुनावी धमाके के बाद ताजपोशी की तैयारियां हैं।
लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के करारे पंच से ओवैसी की पार्टी AIMIM के मुख्यालय दारुसलम में सन्नाटा पसरा है। ओवैसी और उनके सिपहसालार ये सोच कर हैरान परेशान हैं कि अब तो मुस्लिम वोट भी मजलिस से छूमंतर हो गया। वोट घटे तो क्या 24 में ओवैसी का खेल खत्म हो जाएगा? तेलंगाना की आवाम ने एक फैसला लिया है और हमको उस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। यकीनन पिछले 10 साल में KCR की क़यादत में तेलंगाना में बहुत सी तब्दीलियां हुई, तरक्की हुई। हैदराबाद में उसका एक मुनफरिद मुकाम पैदा हुआ। और चुनाव है, आवाम का फैसला है, उसकी हम इज्जत करते हैं। हमारे 9 विधानसभा से जहां पर वहाँ के वोटर्स ने हमको अपनी मोहब्बत से वोटों से नवाजा, 7 सीट पर तो हम अपनी कामयाबी को बरकरार रख सके, 2 पर नहीं जीत सके। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ हमारी कोई कमजोरी है रही होगी उसका हम नोटिस लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और जो खामी होगी उसको दूर करेंगे। ओवैसी को ऐसे नतीजे का खौफ पहले से ही सता रहा था। अपनी कई चुनावी रैलियों में वो ऐसा डर जाहिर भी कर चुके थे। आप देखना, जब नतीजे आएंगे, वोटों का तनासुब आप देख लेना, उसके बाद आपको याद आएगा, अरे हमको असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही थी। मगर कहीं उस वक्त तक देर ना हो जाए। मुसलमानों की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में किंग मेकर बनने चले थे। कुछ भी कर लो, इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ना बीजेपी बढ़ेगी ना कांग्रेस बढ़ेगी। लेकिन चुनाव में ओवैसी बेअसर साबित हुए। उन्होंने BRS के पक्ष में लगातार अपील की, ताबड़तोड़ जनसभाएं की, लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना के मुसलमानों ने हाथ का साथ चुना। BRS को असदुद्दीन ओवैसी का साथ भी नहीं बचा सका। यूपी, बंगाल, गुजरात और कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी मुसलमानों ने ओवैसी का साथ नहीं दिया। तेलंगाना में मजलिस की पतंग नहीं उड़ पाई, मन माफिक नतीजे नहीं मिले तो ओवैसी को मानो सदमा लग गया। ओवैसी का मुस्लिम वोटों का समीकरण कैसे बिगड़ गया ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं जो ओवैसी तेलंगाना की सियासत में तुरुप का इक्का बनने चले थे, उनकी सियासत और विरासत दोनों दांव पर कैसे लग गई। ओवैसी ने तेलंगाना की 9 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन 7 कैंडिडेट ही जीत पाए और ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर 1.94% रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि तब AIMIM का वोट शेयर 2.71% था। इन चुनावों में साफ दिख रहा है कि ओवैसी भाईजान पर अब तेलंगाना के मुसलमानों को भरोसा नहीं रहा। इसीलिए ओवैसी की पार्टी अपने गढ़ में भी कमाल नहीं दिखा पाई। वोट शेयर के मामले में AIMIM 2018 के रिजल्ट से भी पिछड़ गई। इतना ही नहीं, ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन जो बुलंदी का दंभ भर रही थी, उसे बीजेपी ने भी चकनाचूर कर दिया। बीजेपी ने तेलंगाना में 8 सीटें जीती। बीजेपी का वोट शेयर 14% के करीब पहुंच गया, जबकि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 6.98% के साथ सिर्फ 1 सीट हासिल की थी। ऐसे में ये बड़ा परिवर्तन है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अच्छे प्रदर्शन किया है, अच्छे वोट परसेंटेज भी मिला है। 2018 लास्ट विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगभग 6.9% वोट मिला है। इस इलेक्शंस में 100% डबल होकर लगभग 14 से पार हो गए। इवन कांग्रेस पार्टी भी इतना वोटिंग परसेंटेज इतना बड़ा नहीं, हमारे को 100% वोट बढ़ा है। और इसके साथ साथ हमारा 1 सीट था, अभी 8 सीट को हम पहुंचे। तेलंगाना चुनाव नतीजों पर अगर नजर डाले तो एक बात साफ पता चलती है कि कांग्रेस की जीत के पीछे M फैक्टर यानी माइनॉरिटी फैक्टर ने ज्यादा काम किया। लेकिन आखिर क्या कारण है कि वही माइनॉरिटी जो कभी असदुद्दीन ओवैसी को अपना बड़ा नेता मानती थी, उन्होंने अपनी शिफ्ट जो है वो कांग्रेस की तरफ कर ली। इसमें साफ पता चलता है कि माइनॉरिटीज ने जो है इस बार डेवलपमेंट का हवाला देकर कांग्रेस को चुना। अगर वोट शेयर पर नजर डाले तो 2018 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2.71% की वोट शेयर हासिल की थी। वहीं अगर इस बार पर नजर डाले तो 1.94% वोट शेयर बता रहा है। यानी साफ है कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वोट बैंक में काफी कमी पाई है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 6.9% वोट शेयर हासिल किया था, वहीं इस बार जो है 13.8% हासिल किया है। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी ने डबल गेन किया है।
साफ है तेलंगाना में बीजेपी के रूट्स मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है उनका जो भरोसा है लोगों के प्रति, क्या वो खोता दिखाई दे रहा है? मुस्लिम वोट बैंक अपने पाले में कर कांग्रेस ने भले ही जीत हासिल कर ली, लेकिन हाई वोल्टेज चुनाव में बीजेपी के कटिपल्ली वेंकटरमण रेड्डी नए बाहुबली बनकर उभरे। तेलंगाना के सीएम केसीआर और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी दोनों को कामारेड्डी सीट पर शिकस्त दे दी। उन्होंने 3000 से अधिक मतों से मौजूदा सीएम केसीआर को हराया। वहीं रेवंत रेड्डी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। जी, मैं उसको मामूली अभ्यर्थी जैसा देखा था, मामूली कैंडिडेट जैसा देखा था। उन दोनों को सीएम है, सीएम होने वाला है, सीएम है बोल के मैं नहीं देखा। मैं टीआरएस कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट से लड़ रहा हूँ। मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ, मैं लड़ लिया। अपना आम आदमी पूरा अपन को सपोर्ट करा, जिताया और जीत लिया, बस उतना ही। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को वो सीएम है, ये सीएम है बोल के नहीं सोचा कभी भी। दे आर नॉर्मल कैंडिडेट्स, सच। पूरे चुनाव में मदर ऑफ ऑल बैटल थी तेलंगाना की कामारेड्डी सीट। दो दिग्गजों केसीआर और रेवंत रेड्डी के साथ हुए मुकाबले में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कटिपल्ली वेंकटरमण रेड्डी ने जीत हासिल की। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो वेंकटरमण रेड्डी है, ये जॉइंट किलर है। साइमल्टेनियसली एक मुख्यमंत्री, लगातार 9.5 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री, अभी बनने वाला मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस वाले रेवंत, दोनों को हराना ये भारतीय जनता पार्टी, ये मॉरल बूस्टिंग ही नहीं, कार्यकर्ता के नाते। जो पिछले चुनाव में भी वेंकटरमण रेड्डी वहीं से लड़े हुए, तब से लेकर आज तक लगातार लोगों के बीच में काम करते हुए आए और मोदी जी का जितने भी योजना थे हर गांव पहुंचाए। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की ये हाई वोल्टेज जीत भी ओवैसी को अखर रही होगी। बीजेपी की लॉटरी लगने से भी ओवैसी को मिर्ची लगी होगी। नंबर गेम में बीजेपी से पिछड़ने का दर्द भी ओवैसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ओवैसी भाईजान पीएम मोदी पर हमला करते करते खुद को तेलंगाना चुनाव में दूल्हे के रूप में पेश तक करने लगे थे। मोदी की फोटो अब काम नहीं कर रही तेलंगाना में बीजेपी के लिए, तो मालूम हुआ कि असदुद्दीन की फोटो लगाए तो ही इनको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। लगाओ प्यारे, जब मेरी फोटो तुम्हारी मोदी की फोटो काम में नहीं आ रही, मेरी फोटो तुम लगाने पर मजबूर हो गए, तो मालूम हुआ कि हम भी तुम्हारे दूल्हे भाई हैं। ओवैसी का ये गुमान धरा का धरा रह गया। तेलंगाना चुनाव में एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने ओवैसी का किला ध्वस्त कर दिया। साफ नजर आ रहा है कि शहरी इलाकों में मुस्लिम वोटों में बीजेपी ने, तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने सेंध लगा दी। और अब ओवैसी के विरोधी कहने लगे हैं कि मजलिस की पहचान वोट कटवा पार्टी के रूप में रह जाएगी। वोट कटवा की इसी पहचान से ओवैसी छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन जमात ने उन पर एतबार नहीं किया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी जी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। खुला रास्ता दे रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। तो सवाल उठता है कि ओवैसी जी पे एक भी केस क्यों नहीं? ओवैसी जी की सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई? ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, सीधी सी बात है। वो ये नहीं चाहते कि मजलिस का सियासी वजूद रहे। वो हरगिज इस बात को नहीं मानते कि मजलिस एक सियासी ताकतवर जमात बनती जाए। इसीलिए सब मिलकर एक ही कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मजलिस ये है। कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि मजलिस फलां की टीम है। नरेंद्र मोदी हैदराबाद को आते हैं, अमित शाह आते हैं तो कहते हैं स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। कांग्रेस के लोग आते हैं तो कहते हैं ये इनका भी टीम है। ओवैसी खुद को मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा मानने लगे थे और मुसलमानों को मजलिस के झंडे तले लाना चाहते थे। पिछले कुछ साल में इन्होंने लगभग हर राज्य में मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पहुंच बनाई और कई राज्यों के चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतारा भी। मजलिस की अहमियत को समझिए आप। मजलिस से इतनी नफरत आखिर क्यों है? क्योंकि मजलिस तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो,
वहां पर मजलिस के जो कदम बढ़ रहे हैं, इनको नजर आता है कि अगर ये बाशऊर हो जाएंगे, ये अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे और जमहूरी तरीके से हमसे मुकाबला करेंगे और इनके दिलों से खौफ निकल जाएगा, तो इनका मकसद एक ही है कि तेलंगाना के इलेक्शन में यहां पर आकर मजलिस के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया जाए। इसीलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आकर ये बड़ा तंजिया तौर पर कहते हैं कि हम असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से निकलने नहीं देंगे।